दोस्तों नमस्कार। भारत की राजनीति क्या उस मोड़ पर आकर खड़ी हो चुकी है जहां पर इस देश की सत्ता ही नहीं बल्कि सत्ता के साथ खड़े इस देश के बड़े ही कद्दावर और ताकतवर प्यादों के आश्रय एक ऐसी राजनीति रची जा सकती है जिसमें यह लगने लगे कि सत्ता अगर जा रही है तो सत्ता नहीं जानी चाहिए, या फिर जो कुछ भी दांव पर बीते 10 बरस में सत्ता के साथ खड़े होकर लग चुका है अब उसे गंवाने की स्थिति में कोई नहीं है। और दूसरी तरफ विपक्ष की राजनीति जिस तेजी के साथ संसद के भीतर और बाहर चल निकली है, क्या वो वाकई चुनौती हो चली है मौजूदा राजनीतिक सत्ता के लिए? दरअसल यह एक चक्रव्यूह है। इस चक्रव्यूह को आज सरलता से समझ लीजिए, क्योंकि भारत की बदलती राजनीति में कई बड़े निर्णय इस दौर में सामने आ सकते हैं। यह कोई आसान सी चीज नहीं है कि रात में 1:52 पर राहुल गांधी ट्वीट करें और उस ट्वीट के आश्रय यह बता दें कि दरअसल ईडी का छापा उन पर पड़ने वाला है और वो चाय और बिस्कुट के साथ इंतजार करेंगे। और दूसरी तरफ दिल्ली में संसद शुरू होते ही बीजेपी के तमाम नेता, तमाम मिनिस्टर्स जिनसे भी जो भी प्रतिक्रिया ली गई, उन्होंने खुले तौर पर कह दिया कि दरअसल यह उनके मन का चोर है जो आधी रात को जाग रहा था। और दूसरी तरफ विपक्ष इस बात की तैयारी के साथ मैदान में उतर कर आ जाए कि दरअसल सरकार जिस तरीके से राहुल गांधी के चक्रव्यूह में फंस चुकी है, अब उससे बाहर निकलने का रास्ता उसे सूझ नहीं रहा है। यानी 3 परिस्थितियां इस देश के सामने है। पहली परिस्थिति तो यही है कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जो शिखर पर थी, 2024 में वह जमीन पर आ चुकी है। 2014 से लेकर 2019, 20, 21, 22 तक राहुल गांधी की जो छवि इस देश के भीतर में थी वह जमीन पर नहीं बल्कि पाताल में थी। और इन परिस्थिति में 2023 से बाद से जो चीजें बदली हैं उसमें राहुल गांधी का विस्तार जिस तेजी के साथ हुआ है उसमें कमोवेश उनकी लोकप्रियता या उनका अपना राजनीतिक विस्तार उसी दृष्टि के साथ हुआ जो 2014 में नरेंद्र मोदी के साथ हुआ था। उस दौर में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता शिखर पर थी, लेकिन उस वक्त राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं थे, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सत्ता थी। मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता है, बीजेपी की सत्ता है, कॉरपोरेट साथ में खड़ा है। और इन सारी परिस्थितियों के बीच का ताना बाना संसद के भीतर राहुल गांधी ने अपने 2 भाषणों में जिस तरीके से उघाड़ कर रख दिया, उसने एक झटके में बीजेपी के सामने या कहें सत्ताधारी प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के सामने इस चुनौती को लाकर खड़ा कर दिया कि अब वो किस रास्ते चलें। तो क्या रात या आधी रात के बाद किया गया ट्वीट एक संकेत भर है या आने वाले राजनीतिक तूफान की एक आहट तो नहीं है? सबको पता है कि मौजूदा वक्त में दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में हैं। सबको पता है कि मुख्यमंत्री के साथ खड़े इंडिया के तमाम नेता जिन तर्कों के आश्रय जिन बातों को रख रहे हैं वो पूरे तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम को बतला देता है। यानी दिल्ली की सत्ता कितनी ताकत के साथ किसी मुख्यमंत्री को जेल में डाल सकती है। और यही परिस्थिति अगर आप याद करेंगे तो 5 दिनों में 50 घंटे तक जब राहुल गांधी से पूछताछ हुई और उसके 2 दिनों के बाद सोनिया गांधी को 3 घंटे पहले राउंड में, उसके बाद 7 घंटे दूसरे राउंड में, और इसी तरीके से 3 दिनों में कुल 37 घंटों के आसपास आना जाना पूछना यह पूरी प्रक्रिया चलती रही। तब सवाल पहली बार यह उभर कर आया था, क्या वाकई राहुल गांधी अगर हेराल्ड केस में दोषी हैं तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? सोनिया गांधी अगर दोषी है तो उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है? और राजनीतिक तौर पर इस मर्म को उस दौर में सिर्फ यही मान लिया गया कि मौजूदा सत्ता विपक्ष को पनपने देना नहीं चाहती है। वो नहीं चाहती है कि किसी भी हाल में गांधी परिवार इस तरीके से खड़ा हो जाए जो राजनीतिक तौर पर बीजेपी या मोदी की सत्ता को चुनौती दे डालें। लेकिन परिस्थितियां जिस लिहाज से पलट रही है उसमें क्या वाकई मौजूदा दिल्ली सत्ता के सामने 2 ही रास्ते बचते हैं?
और इन दो रास्तों का मतलब यह है कि राजनीतिक तौर पर एक ऐसा चक्रव्यूह दिल्ली की सत्ता विपक्ष के लिए या गांधी परिवार के लिए तैयार कर ले जिसके दायरे में वो फंस कर रह जाए। और दूसरी परिस्थिति है, क्या उस परसेप्शन को दोबारा से आगे बढ़ाया जा सकता है जिस दायरे में एक वक्त 2013-14 में जब प्रधानमंत्री मोदी भाषण देते थे और कहते थे कि कितने भी जीरो भ्रष्टाचार के लगाते चले जाइए, वह जीरो होते होते 10 जनपद तक पहुंच जाते हैं। तो ध्यान दीजिए, इन 10 वर्षों में कांग्रेस या गांधी परिवार को लेकर जो आरोप लगते चले गए, उन आरोपों का कोई परिणाम किसी भी रूप में निकलकर नहीं आया। इसीलिए आज मौजूदा वक्त में 1:52 पर जो राहुल गांधी का ट्वीट किया गया, इसी के अक्स तले मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों में क्या दिल्ली की सत्ता कोई बड़ा कदम उठा सकती है? और इस दौर में विपक्ष की राजनीति क्या मौजूदा सत्ता को चुनौती देते हुए जनता के बीच इस परसेप्शन को जो बनाने निकल पड़ी है कि यह सत्ता ने इस तमाम अपने कार्यक्रमों के आसरे सब कुछ इतना ऑर्गेनाइज्ड कर दिया है कि चाहे मीडिया हो, नौकरशाही हो, जुडिशरी का भी हिस्सा क्यों ना हो, सब कुछ सत्ता के अनुकूल होगा, तो फिर जनता तक जानकारी नहीं पहुंचेगी। लेकिन जनता जब इसे समझने लगी तो नौकरशाही भी धीरे धीरे जागने लगी, मीडिया के भीतर भी धड़कनें बढ़ने लगी, उसके भीतर भी कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आने लगी जो सरकार से सवाल करती। और सरकार ने जो 10 सालों तक बर्दाश्त नहीं किया, क्या 2024 के बाद वो बर्दाश्त कर सकती है कि परसेप्शन एक झटके में इस देश का उनको लेकर बदलने लगा है? शायद यही वो परिस्थिति है जो मौजूदा दिल्ली की सत्ता को डरा रही है। तो आइए एक एक करके इन परिस्थिति को खोले। राहुल गांधी ने रात 1:52 पर, वो वायनाड में हैं, लोगों के बीच, उनके दर्द के बीच हैं, और उन्होंने अपने पुराने दर्द को उन लोगों के दर्द के साथ जोड़ने की कोशिश भी की। लेकिन कल का एक दिन का कार्यक्रम था जिसको 2 दिनों तक टाला गया, यानी आज भी वो वायनाड में है। लेकिन ट्वीट से बात शुरू करते हैं रात 1:52 पर। वो ट्वीट करते हैं कि अपेरेंटली 2 in 1 डिडंट लाइक माई चक्रव्यूह स्पीच। 2 में से कोई एक है जिसे मेरी स्पीच जो मैंने पार्लियामेंट में दी थी चक्रव्यूह को लेकर, वह उसे पसंद नहीं आई। अगली लाइन लिखते हैं कि ईडी इंसाइडर टेल मी ए रेड इज बीइंग प्लान्ड, यानी ईडी के अंदरूनी तौर पर जो लोग हैं उन्होंने जानकारी दी है कि ईडी कोई रेड करने जा रही है आपके ऊपर। उसके बाद उन्होंने लिखा वेटिंग विद ओपन आर्म, मैं अपने हाथों को फैलाकर उनको निमंत्रण दे रहा हूं। और उसके बाद एट द रेट ऑफ डायरेक्टर डैश ईडी, चाय और बिस्कुट तैयार है, वो मेरे साथ चाय और बिस्कुट लें। सामान्य तौर पर आप कह सकते हैं कि यह एक परसेप्शन बनाने का तरीका है, लेकिन राजनीतिक तौर पर जो भाषण पार्लियामेंट के भीतर दिया गया, खास तौर से 3 भाषण, एक भाषण को तो स्पंज कर दिया गया जब राहुल गांधी सिर्फ कांग्रेस के सांसद भर थे, जिस वक्त उन्होंने अडानी के साथ प्रधानमंत्री मोदी के रिश्तों का जिक्र किया था और सवाल किया था कि आपको बताना चाहिए आपके रिश्ते हैं क्या। उस भाषण को स्पंज कर दिया गया, यानी हटा दिया गया। लेकिन जब ये सांसद से होते हुए विपक्ष के नेता के तौर पर आकर खड़े हो गए और उसमें पहले भाषण में इन्होंने बीजेपी के उस हिंदुत्व पर चोट करते हुए सामने बैठे प्रधानमंत्री को चुनौती दे डाली कि बीजेपी और आपका हिंदुत्व दरअसल इस देश के हिंदुत्व के उस कल्चरल एस्पेक्ट के साथ नहीं जुड़ा है जिसको आप मानते बनाते हैं और लोगों के सामने परोसते हैं, यानी खुली चुनौती उस राजनीतिक जमीन को दे डाली जिस पर बीजेपी और संघ परिवार खड़ा है। और तीसरे भाषण में जिस चक्रव्यूह की रचना, जिसका जिक्र इस ट्वीट में राहुल गांधी ने किया है, उस चक्रव्यूह में उन्होंने जिन लोगों को रखा उसका एक मैसेज बहुत साफ है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की पहचान प्रधानमंत्री मोदी के लिए हर उस चक्रव्यूह को बनाने के लिए होती है जिसका जिक्र राहुल गांधी कर रहे थे। और देश विदेश में भी उनकी पहुंच पकड़,
जिस लिहाज से है और जो भी रिश्ते इस दौर में दुनिया के दूसरे दूसरे देशों के साथ बनते चले जा रहे हैं या टूटते चले जा रहे हैं या तनाव हो रहा है या उनकी यात्रा हाल के दिनों में रशिया में हो गई जब वहां नाटो की बैठक हो रही थी, इन तमाम परिस्थितियों के पीछे माना जाता है कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल की मौजूदगी है। लेकिन उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण यह है कि इस चक्रव्यूह के भीतर के 6 लोगों में जो जिक्र किया गया उसमें अंबानीज और अडानीज भी हैं, जिनका बिजनेस धंधा अंतर्राष्ट्रीय तौर पर दुनिया के 16 देशों में फैला हुआ है, एक का 21 देशों में फैला हुआ है। यानी एक प्रक्रिया को समझिए जो 2 में से 1 का मतलब दरअसल ये तीनों नहीं है। चौथा शख्स संघ के सरसंघचालक का जिक्र किया गया था जो मोहन भागवत जी हैं। इन 2 में से 1 का मतलब है प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह। यही जिक्र अपने अपेरेंटली 2 in 1 डिडंट लाइक माई चक्रव्यूह स्पीच। तो क्या गृह मंत्रालय सक्रिय हो गया? क्या प्रधानमंत्री को निर्देश देना पड़ा या गृह मंत्रालय अपने तौर पर सक्रिय हो गया? क्योंकि इनसाइडर ने जो जानकारी राहुल गांधी तक पहुंचाई उसका मैसेज सिर्फ ईडी के छापे का नहीं था। वो ईडी छापा एक जिक्र है, एक संकेत है जो राजनीतिक तौर पर उस मैसेज को बड़ा करता है कि सरकार 3 बातें समझ चुकी है कि हर हाल में राहुल गांधी को रोकना होगा। इस रोकने की प्रक्रिया में वह अपने प्रशासनिक तौर तरीके, गवर्नेंस के तौर तरीके को सक्रिय कर रही है। और उसी का हश्र है कि आज दिल्ली में राज्यपालों की जो बैठक हो रही है उससे पहले राज्यपालों को लेकर जो दिशा निर्देश हैं वो चौंकाने वाले हैं। लग ऐसा रहा है कि आने वाले वक्त में राजभवन पावर सेंटर हो जाए और मुख्यमंत्री से ज्यादा राज्यपाल की भूमिका राज्यों में बड़ी हो जाएगी सेंटर के अनुकूल परिस्थिति बनाने को लेकर। लेकिन लौटिए दोबारा इसी ट्वीट पर, क्या यह ऐसी परिस्थिति इस देश के भीतर है जहां यह समझ में आ चुका है कि राहुल गांधी से ईडी पूछताछ कर चुकी है, राहुल गांधी से छापा मार के कुछ निकाल पाने की परिस्थितियां है नहीं? तो ऐसे में क्या उस रास्ते पर चला जा सकता है जिसमें सरकार अपनी ताकत का एहसास इस देश में करा डाले और वो दरअसल पूछताछ की प्रक्रिया के साथ गिरफ्तारी भी होती है? क्या यह सिर्फ एक सवाल इसलिए बड़ा मौजूद है क्योंकि छापे का मसला बात निकलती नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी के अपने घर के भीतर उनके 4 जोड़ी कपड़ों के अलावे वाकई आपको कोई फाइलों का बवंडर दिखाई नहीं देगा। और वो घर जिस लिहाज से उनका पुराना लोधी रोड का घर छीना गया और अभी नए घर में वो शिफ्ट हुए नहीं हैं, वो लगभग आखिरी परिस्थिति में है जो तैयार किया जा रहा है और इस बीच में वो 10 जनपद में है। तो राजनीतिक भूचाल 10 जनपद में पहुंच जाए पुलिस छापा मारने को लेकर कि राहुल गांधी के कमरे की तलाशी लेंगे, यह संभव है नहीं। यानी एक ऐसी प्रक्रिया राजनीतिक तौर पर इस देश की सियासत को उलझा चुकी है जहां उसे यह समझ में आ गया है कि जिस लोकप्रियता के आसरे राहुल गांधी आज वायनाड में है, इससे पहले जिस मामले को लेकर सुल्तानपुर पहुंचे तो वहां पर एक मोची के साथ बैठ गए और उस मोची की जो चप्पल सिली गई उसकी भी कीमत लगने लगी। यानी लोकप्रियता के इस शिखर पर क्या राहुल गांधी आकर इस देश के भीतर में एक वैकल्पिक राजनीति को खड़ा कर सकते हैं जो पूरी उस बीजेपी की पारंपरिक राजनीति को ही हाशिए पर ले जाए और उसके बाद बीजेपी और संघ परिवार दोनों के राजनीतिक एजेंडे हों या राजनीतिक धारा हो, दोनों के पनपने के रास्ते बंद हो जाएंगे? इन सारे सवालों के अक्स तले हमें लगता है अब विपक्ष इस बात को हल्के हल्के समझने लगा है।